दोस्तों नीचे कमेंट्स करके बताएं आप क्या सोचेंगे जब आपको टाइम मशीन के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कुछ लोग माजी में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिले, जबकि कुछ लोग फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि फ्यूचर में दुनिया कैसी होगी। कुछ लोग टाइम ट्रैवल पर यकीन करेंगे और कुछ कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज के दौर में वो सब कुछ हो रहा है जो आज से 500 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ऐसे बहुत ज्यादा तरीके हैं जिनके जरिए टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है। मैंने ये अंदाजा लगाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप भी अंदाजा लगाते रहते हैं कि टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है तो ये पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हकीकत यही है कि अभी तक पूरी दुनिया में टाइम मशीन नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइंसदानों ने इस मशीन को तैयार करने के लिए कितनी कोशिश की है। इस मशीन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत होगी, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इस मशीन को बनाने वाला अजीम साइंसदान आप लोगों में से ही कोई हो। मेरा काम आपको टाइम ट्रैवल की थ्योरीज के बारे में बताना है और आपका काम इसे सुनना है। इसके बारे में मूवीज बनाई जाती हैं, ख्वाब देखे जाते हैं, लेकिन अभी तक इसे कोई हकीकत में नहीं बदल सका। टाइम ट्रैवल के बारे में 3 बड़ी थ्योरीज हैं। इनमें से पहली थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इस थ्योरी के मुताबिक हमें फ्यूचर में देखने के लिए रोशनी की स्पीड से सफर करना होगा। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब टाइम को एक सफर करते हुए आदमी को स्लो करके एक जगह पर बैठे हुए आदमी के साथ कंपेयर किया जाए। जब हम रोशनी की रफ्तार से सफर करेंगे तो हम 1 सेकंड में जमीन के 10 चक्कर लगाएंगे, लेकिन एक आम आदमी 1 सेकंड में सिवाय सांस लेने के और कुछ भी नहीं कर सकता। तो जरा सोचिए, टाइम ट्रैवल मशीन में एक शख्स 1 सेकंड में कितनी ज्यादा दूर जा सकता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान 1 सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकता। इसे मजीद स्पेस ट्रैवल के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बात आप जान लें, जब आप रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो टाइम आप पर रुक जाता है, और जब आप रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए हमारे करीबी सोलर सिस्टम पर जाएंगे और इसी दौरान मैं आपका जमीन पर वापस आने का इंतजार करता हूँ और इसी इंतजार में मैं बूढ़ा हो चुका होता हूँ। आपके लिए वो टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 साल गुजरे होंगे, लेकिन मेरे लिए ये 10 साल होंगे। जमीन पर वापस आने के बाद आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द की चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो गई हैं। आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और जो घर तमीर हो रहे थे वह मुकम्मल हो चुके हैं। वो टेक्नोलॉजी जिसे आप जानते थे वह मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन आप उस वक्त भी जवान होंगे और फ्यूचर में ये आपका बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नजरिए की, जो लॉन्ग टर्म फ्रीजिंग है। इस अमल में एक जिंदा जानदार खास वक्त के लिए फ्रीज हो जाता है और इसके बाद ये दोबारा जिंदा हो जाता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इंसानी बॉडी कोल्ड ब्लडेड फ्लॉग की तरह काम नहीं करती। इसके बारे में साइंसदान भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें खुद को फ्रीज करने से रोकना होगा। टाइम ट्रैवल के बारे में तीसरा नजरिया ये है कि हमें क्वांटम फिजिक्स में अपना नॉलेज इम्प्रूव करना होगा। अगर हम साइंस के बारे में सभी चीजों को सीख लेंगे तो हम ये भी सीख लेंगे कि इंफॉर्मेशन और फिजिकल चीजों को कैसे टेलीपोर्ट किया जाता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से हम इस नजरिए को आने वाली नस्लों के लिए छोड़ देते हैं। इन तीनों थ्योरीज में से सबसे पहली थ्योरी रोशनी की स्पीड के बारे में बात करते हैं, जो इन तमाम नजरियात में से रियल लगता है। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने टाइम डिसिप्लिन के बारे में बताया था और फिर इसे प्रूव करने के लिए इसने बहुत ज्यादा कोशिश की। साइंसदानों ने ये नजरिया इसकी बुक से लिया है जो 2018 में पब्लिश हुई थी। जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रोशनी की रफ्तार कितनी है। रोशनी हमारी कायनात की तेज तरीन चीज है जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, लेकिन ये स्पीड हवा की मौजूदगी में कम हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये मुमकिन ना हो क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होती। जब हम स्पेस ट्रैवल करेंगे तो इसकी स्पीड कम नहीं होगी। हमने रोशनी की स्पीड और ट्रैवल एनवायरनमेंट का अंदाजा लगा लिया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि रोशनी की रफ्तार से सफर करने के लिए हमें किस डिवाइस की जरूरत होगी। एक ऐसी डिवाइस जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 3,93,000 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक 2025 तक ये अपनी मैक्सिमम स्पीड 6,92,000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगा।
जो बहुत ज्यादा स्पीड है। इस स्पीड से हम स्पेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे, लेकिन टाइम ट्रेवल के लिए ये स्पीड बहुत कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पार्कर सोलर प्रोब की मैक्सिमम स्पीड रोशनी की स्पीड का 0.06% होगी। लेकिन फिजिक्स के लॉज को एक तरफ रखते हुए अगर हम रोशनी की रफ्तार की सिर्फ और सिर्फ 1% स्पीड को हासिल करते हैं तो हमें कितने पार्कर सोलर प्रोब की जरूरत होगी। अगर हम 16 पार्कर सोलर प्रोब के इंजन को किसी एक मशीन में फिट करें और ये मशीन फुल स्पीड से चले तो फिर हम रोशनी की सिर्फ और सिर्फ 1% स्पीड को हासिल कर सकते हैं। 100% स्पीड को हासिल करने के लिए आपको 1600 डिवाइस को एक साथ चलाने की जरूरत होगी। अगर आप सोचें कि पार्कर सोलर प्रोब वही मशीन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो साइंसदान बहुत पहले ही ऐसा करना शुरू कर देते। एक पार्कर सोलर प्रोब की कॉस्ट $1.5 बिलियन है और 1600 पार्कर सोलर प्रोब की कॉस्ट $2.4 ट्रिलियन होगी, जो इस मशीन के लिए बहुत ज्यादा होगी। और ये कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई मशीन हमें हेलो कह सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बनाई गई। मिसाल के तौर पर हम एक मशीन में 1600 पार्कर सोलर प्रोब फिट कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोशनी की स्पीड हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी और स्पीड को बरकरार रखने के लिए ना खत्म होने वाले फ्यूल की जरूरत होगी, क्योंकि स्पेस में कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। लिहाजा ये वो मशीन नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। अब हम प्लान बी की तरफ चलते हैं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक कोई भी स्पेसशिप टाइम की डिफॉर्मेशन के साथ टाइम में ट्रेवल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक वार्म होल बनेगा, जो एक स्पेस टनल होता है जिसकी मदद से आप पास्ट और फ्यूचर दोनों में जा सकते हैं। ये सब चीजें वार्म होल्स के साइज पर डिपेंड करता है कि ये कैसे काम करता है। आप कागज के एक टुकड़े पर 2 डॉट्स लगाएं, इनके दरमियान कुछ फासला होगा, लेकिन हम तो वक्त को धोखा देना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज करते हैं। आप कागज को बराबर फोल्ड करें और देखें कि स्पेस के दोनों पॉइंट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत कम हो जाएगा, जो आप आधे सेकंड में तय कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वार्म होल्स भी ऐसे ही काम करता है। इस मिसाल को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत ही अहम चीज की कमी है, वो है एक्सोटिक मैटर। इससे पहले कि वार्म होल को यूज किया जाए, इसका फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकला जा सके। एक्सोटिक मैटर के ना होने से वार्म होल बंद हो सकता है और आप वार्म होल के अंदर ही फंस जाएंगे। इस किस्म के मैटर के बारे में अभी तक साइंसदानों को कुछ नहीं पता, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाइम मशीन कैसे काम करती है। टाइम में कामयाबी से सफर करने के लिए वार्म होल की स्पीड रोशनी की स्पीड के करीब होनी चाहिए और फिर हमें वापस भी उसी स्पीड से आना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में हो। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।